नेक्स्ट हम बात करेंगे नेफ्रॉन के फंक्शन की, कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है। तो नेफ्रॉन का फंक्शन हम जानते हैं कि जब ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल के ज़रिए जो है वो दाखिल होता है नेफ्रॉन में, तो नेफ्रॉन जो है इस ब्लड में मौजूद नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो निकाल लेती है। और यूं जब ब्लड यहाँ से जो है वो बाहर निकलता है तो वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फिल्टर हो चुका होता है। तो नेफ्रॉन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए, नेफ्रॉन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन 3 हिस्सों में जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। जो पहला हिस्सा है, जो पहला स्टेप है, दैट इज प्रेशर फिल्टरेशन। प्रेशर फिल्टरेशन, अब प्रेशर फिल्टरेशन जो है, प्रेशर के ज़रिए जो है वो कुछ चीज़ों की जो है वो फिल्टरेशन होगी। अब यहाँ पर हमने समझना है कि जब ब्लड जो है, व्हेन ब्लड फ्रॉम एफरेंट आर्टेरियोल, व्हेन ब्लड फ्रॉम efferent arteriole enter into capillaries, a group of capillaries that is known as glomerulus, due to high pressure in capillaries, some nitrogenous waste and other useful materials are moved out from capillaries and they enter into the Bowman capsule. अब तो दोबारा देखें, हमने बात की कि जब ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से कैपिलरीज के ग्रुप में दाखिल होगा, ग्लोमेरुलस में दाखिल होगा, तो चूंकि कैपिलरीज की दीवारें बहुत बारीक होती हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स, सुराख मौजूद होते हैं, और कैपिलरीज में से जब ब्लड गुजरता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ड्यू टू हाई प्रेशर इन कैपिलरीज इन ग्लोमेरुलस, some small materials including nitrogenous waste are filtered out, are moved out, are pushed out and that material enter into Bowman capsule. अब Bowman capsule में वो जो मटीरियल जो कि ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर आएगा उसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जी। तो स्टूडेंट्स हम उसे नाम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। दिस इज नोन एज प्रेशर फिल्ट्रेशन, कि प्रेशर के जरिए जो है वो फिल्ट्रेशन होगी। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, प्रेशर फिल्ट्रेशन के जरिए ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट दाखिल होगा Bowman कैप्सूल से इनटू सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसमें पहले वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर सेकंड प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर चंद गिनी चुनी चीज़ों को क्या किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। हमने बात की थी कि जब ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होता है तो हाई प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीज़ें, छोटी चीज़ें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, Bowman कैप्सूल में दाखिल हो जाते हैं। अब उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ यूजफुल मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे वाटर है, ग्लूकोज है, साल्ट्स हैं। तो अब उनको जो है यहाँ से जो है वो निकालना होगा। तो लिहाजा वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो जब लूप ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले में दाखिल होता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में से गुजरता है, तो यहाँ से इन ट्यूब्स के ल्यूमन से, ल्यूमन हम पहले डिस्कस, ट्यूब्स के अंदर जो जगह होती है खाली उसे हम ल्यूमन कहते हैं, तो ल्यूमन में से जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गुजरेगा तो उसमें तमाम ज़रूरी जो यूजफुल मटेरियल्स होंगे वो दोबारा जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, जिसका नतीजा क्या होगा, एट द एंड यहाँ पर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तक वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब पहुँचेगा तो उसमें से बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स को जो है वो गिने चुने यूजफुल मटेरियल्स को अब रीअब्जॉर्ब किया जा चुका होगा। नतीजतन यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक प्योर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो मौजूद होंगे। लेकिन जब वो नाइट्रोजनस वेस्ट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पहुँचते हैं तो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ तक तो अभी हमने देखा था कि ट्यूब्स में से, इन ट्यूब्यूल्स में से चीज़ें जो हैं वो निकलकर ब्लड में दाखिल हो रही थी, लेकिन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पर ब्लड में से कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ आइंस जो हैं वो ट्यूब्यूल के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो गुजर रहा है उसमें दाखिल किए जाएंगे, इसलिए खासतौर पे हाइड्रोजन आइंस, ताकि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है उसकी जो पीएच है उसको मेंटेन रखा जा सके। तो तीसरा जो स्टेप है दैट इज ट्यूब्यूलर सेक्रीशन।
यहाँ पर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से मुराद है कि ट्यूब्स के अंदर, ट्यूब्यूल्स के अंदर चंद, खासतौर पर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर ब्लड से चंद चीज़ें, आइंस जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, खास जैसे कि हाइड्रोजन आइंस हैं, ताकि जो फिल्ट्रेट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पीएच को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद यहाँ से जो है कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए जो है वो यूरिन जो है वो दाखिल होता है इस पोर्शन में, से हम रीनल पेल्वस कहते हैं। रीनल पेल्वस से यूरेटर, यूरेटर से यूरेथ्रा और यूरेनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर निकालती है। तो नेफ्रॉन जो है वो 3 स्टेप्स में फंक्शन परफॉर्म करती है। पहले ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकाला जाता है, फिर उसमें यूजफुल मटेरियल्स को जो है वो फिल्टर आउट किया जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की सूरत में, और फिर चंद मजीद आइंस ऐड किए जाते हैं जस्ट फिल्ट्रेट की नाइट्रोजनस वेस्ट की पीएच को मेंटेन करने के लिए, ताकि उनको यूरिन की सूरत में बॉडी से बाहर। वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। हमने पिछले लेक्चर में नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बात की थी कि जब बुमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैपिलरीज से, ग्लोमेरुलस से जो मटेरियल फिल्टर होने के बाद बुमेन कैप्सूल में दाखिल होता है, उसे हम प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रोसेस का नाम देते हैं, और जो मटेरियल दाखिल होता है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बुमेन कैप्सूल में दाखिल होने के बाद वो दाखिल होता है नेफ्रॉन के दूसरे हिस्से में, ट्यूब्यूलर हिस्से में, जिसमें हमने देखा था जब वो ट्यूब्यूलर सिस्टम में जब वो फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे जो है वो मूव करता है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें तो ये जो लूप ऑफ हेनले का हिस्सा है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जबकि ये हिस्सा जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब इसमें हमने देखा था, ये याद रखना हमने, कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से गुजर रहा होता है तो यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, और जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से जो है वो गुजरता है तो यहाँ से साल्ट्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब ये वाटर और साल्ट्स जो बाहर निकलते हैं, और ये जो वाटर बाहर निकलता है, ये जो वाटर बाहर निकलता है, ये नेफ्रॉन के जो कैपिलरीज जो इंटरमिंगल फॉर्म में होती हैं, जिन्हें हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं, उनमें जो है वो दाखिल हो जाता है। तो हमने पढ़ा था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ट्यूब्यूलर पोर्शन से गुजरता है, बहुत सारी चीज़ों को, गिनी चुनी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड में शामिल किया जाता है। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से गुजरा होता है तो वाटर जो है वो ट्यूब से निकलकर पहले किडनी वाले हिस्से में दाखिल होता है और फिर जो है वो वहाँ से ब्लड में दाखिल होता है। बिल्कुल इसी तरह असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है उसमें से जब ब्लड जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो गुजरता है तो साल्ट्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। पहले वो किडनी में दाखिल होते हैं और फिर जो है वो यहाँ पर ब्लड में दाखिल होते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर ऐसा क्या मैकेनिज्म मौजूद है, कैसे पता चलता है कि कहाँ से वाटर को निकालना है और कहाँ से साल्ट को निकालना है। ये जो तरीकाकार है ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के ज़रिए जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक किडनी की डायग्राम करें, जिसमें हम जानते हैं कि किडनी के जो है वो 2 बेसिक जो है वो पार्ट्स होते हैं। एक जो बाहर वाला होता है उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो अंदर वाला होता है उसे हम रीनल मेडुला कहते हैं। हम जानते हैं कि किडनी में नेफ्रॉन्स जो हैं वो जगह जगह पर जो है वो मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल एक नेफ्रॉन जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन नेफ्रॉन्स के दरमियान ये जो खाली जगह होती हैं, यहाँ पर एक फ्लूइड किडनी के अंदर जो है वो भरा हुआ होता है। किडनी के अंदर
एक फ्लूइड जो है वो भरा होता है, इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं। दिस वन इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड कॉर्टेक्स में भी मौजूद होता है और मेडुला में भी मौजूद होता है, लेकिन देखा ये गया है कि जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है उसमें वाटर की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, साल्ट की मिकदार कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम मेडुला की तरफ मूव करते हैं साल्ट की मिकदार जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और वाटर की मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब कि जो किडनी के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है वो कॉर्टिकल रीजन में जो है वो वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम किडनी में कॉर्टिकल से मेडुलरी हिस्से की तरफ मूव करते हैं तो साल्ट्स की मिकदार जो है वो बढ़ती चली जाती है। यही वजह है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरता है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरता है मतलब कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से गुजरता है, तो उसमें जो वाटर होता है वो वाटर ऑस्मोसिस के जरिए, चूँकि वाटर यहाँ पर मौजूद होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में और बाहर जो है वो किडनी में काम होता है, तो वो ट्यूब्स से निकल कर बाहर जो है यहाँ पर वाटर की मिकदार जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो वाटर जो है वो बाहर मूव कर जाता है। अब वाटर जब मूव करता जाएगा तो वाटर की मिकदार मेडुलरी हिस्से में ज़्यादा होती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली साल्ट की मिकदार कम होती जाएगी। फिर वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में दाखिल होगा, वाटर दाखिल हो रहा था, वाटर ज़्यादा होना शुरू हो गया था, साल्ट कम होना शुरू हो गया था, लेकिन वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में दाखिल होगा तो अब चूंकि मेडुलरी हिस्से में तो वाटर कम होना चाहिए, साल्ट ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ से साल्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से गुजरेगा, यहाँ से साल्ट जो है वो बाहर निकाल दिए जाएंगे ताकि साल्ट की मिकदार को मेडुलरी हिस्से में जो है वो ज़्यादा रखा जाए और वाटर की मिकदार को जो है वो कम रखा जाए। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए किडनी के कॉर्टिकल हिस्से में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है उसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा रखी जाती है, जबकि मेडुलरी हिस्से में साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा रखी जाती है, ताकि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से गुजरे तो वाटर जो है वो बाहर निकले, और जब वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से गुजरे तो उसमें से साल्ट्स जो हैं वो बाहर निकले। दिस इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, ठीक है कि यहाँ पर वाटर और साल्ट्स की मिकदार कम ज़्यादा होने की वजह से, कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से वाटर बाहर निकलता है और साल्ट्स जो है वो बाहर निकलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर साल्ट्स की कंसंट्रेशन के साथ साथ यहाँ पर कुछ हार्मोन्स भी जो हैं वो की रोल जो है वो प्ले करते हैं। जैसे एक हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से जो है वो रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है। ये हार्मोन पोस्टीरियर लोब से रिलीज होने के बाद जो है वो ब्लड के जरिए किडनी में दाखिल होता है, और किडनी से अल्टीमेटली जो है वो नेफ्रॉन तक पहुंच जाता है। अब नेफ्रॉन में पहुंचने के बाद यहाँ पर जो है वाटर को बाहर निकालने का बायस बनता है, तो यहाँ पर एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से गुजरता है तो वाटर का बाहर निकलना उसकी दो वजूहात हैं। एक तो मेडुलरी रीजन में साल्ट्स की मिकदार का ज़्यादा होना है जिसमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, और दूसरा एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से रिलीज होकर किडनी में दाखिल होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाए और कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो बनाया जा सके। यही वजह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन गर्मियों में समर सीजन में जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है। जबकि साल्ट्स की भी अगर हम बात करें तो साल्ट्स यहाँ पर जो बाहर निकाले जाते हैं, हालांकि साल्ट्स बाहर ऑलरेडी ज़्यादा हैं, साल्ट्स की मिकदार एज कम्पेयर टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ज़्यादा होती है, साल्ट्स को जो बाहर निकाला जाता है उसमें भी एक हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज एल्डोस्टेरोन हार्मोन।
एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये बॉडी में ग्लैंड से रिलीज होता है, दैट इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के पोर्शन एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो है वो रिलीज होता है, जो कि बॉडी में किडनी के ऊपर जो है, फॉर एग्जांपल अगर ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये ग्लैंड मौजूद होता है एड्रीनल ग्लैंड, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन जो है ये यहाँ पर जो है साल्ट्स को बाहर निकालने का बायस बनता है। तो साल्ट्स का यहाँ पर बाहर निकलना, उसमें वाटर के उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी जो है, नेफ्रॉन का हमने जिसमें फंक्शन पढ़ा, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म पढ़ा और चंद हार्मोन्स को हमने पढ़ा। इस हवाले से अगर हम पास्ट पेपर में क्वेश्चंस को देखें तो एक MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलता है। MCQs क्या है? डेट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन डिसेंडिंग लूप ऑफ एल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। कि सोडियम आयंस की जो मूवमेंट है जो कि नेफ्रॉन से जो है वो बाहर निकाले जाते हैं, उसको कौन सा हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है? तो दो हार्मोन्स पढ़े, तो उसमें जो सेकेंड हार्मोन है डेट इज एल्डोस्टेरोन, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो है वो रिलीज होता है। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोडियम आयंस मूवमेंट। सेकेंड अगर हम बात करें, डिफाइन काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हमने टॉपिक में लेक्चर के दौरान तो हमने डिटेल में नहीं लिखा, सिर्फ हमने समझा था। यहाँ पर हमने उसको जो है वो डिटेल में लिख दिया है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है हमने पॉइंट लिखा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। उसके बाद हमने सारा मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लेन किया। कैसा मैकेनिज्म? जिसके ज़रिए वाटर को क्या किया जाता है, जब वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने से गुजरा होता है तो वाटर निकाल लिया जाता है, जबकि वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लूप ऑफ हेलने में से गुजरता है तो वाटर को निकलने नहीं दिया जाता बल्कि सोडियम को निकाला जाता है, ताकि जो मेडुलरी रीजन है उसमें साल्ट की मिकदार हाई रहे और कॉर्टिकल रीजन में कम रहे, ताकि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कॉर्टिकल से मेडुलरी रीजन में आए तो साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो वाटर को क्या करे, बाहर निकाल दें। दिस इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, जिसको हमने इस तरीके से जो है